फिर एक लेटर और एक निबंध। ठीक हो गया? ठीक है। तो जैसे निबंध में एक महत्वपूर्ण निबंध हो सकता है इस बार के लिए, जैसे कल कैसे बताए थे, हाँ ग्रामर, जैसे आज एसे और वो करा देते हैं, एसे और एक लेटर, थाना प्रभारी को लेटर और एक इम्पोर्टेंट एसे हमको डिसाइड करने दीजिए, हम बता देंगे, हम धीरे धीरे करा देंगे हम आपका। हाँ क्या, कौन बोला था? हम बोले थे। क्या नाम हुआ आपका? सात्विक। हाँ, जो हम बोलते हैं ना वो हमको याद होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को जो है ना नहीं मैनिपुलेट किया कीजिए, ठीक है। आप जा सकते हैं, आप आ जाइएगा, जिन्हें हम आज़ादी का अमृत काल बताएंगे प्लीज़। तो इतना ज़्यादा नहीं दिमाग पर लोड दिया कीजिए हमको। जैसे कुछ कुछ चीज़ जो हम अपने हिसाब से ले जाएंगे, जैसे एक ये होता है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, ठीक है। जैसे आपका जो बीपीएससी या हाईकोर्ट जो भी ये सब टाइप का जो एसे आता है ना, इस लेवल पे, इसी लेवल पे आएगा। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जो है वो क्या होनी चाहिए, इस पर भी आता है, ठीक है। और जहाँ तक वो जैसे अमृतकाल का बोल रहे हैं उस पर होगा तो हम उस पर भी करा देंगे कि अमृतकाल। कल जैसे एक करवाए थे बेरोजगारी पर, तो अमूमन इसी तरह के निबंध इस लेवल पे आते हैं। अब आप अगर यूपीएससी में सोचिए कि बेरोजगारी पर आ जाए, नहीं आता है, ठीक है। वो बहुत हाई लेवल पे अब जाते हैं, वो वहाँ पर जाएंगे कि शुरुआती लेवल के जो छात्र रहेंगे उनको उसका सबसे पहले तो वही नहीं समझ में आएगा कि लिखना क्या है, तो उस लेवल पे जाने के लिए उस लेवल का होना पड़ता है। यहाँ पर आपको सिंपल एकदम ऐसे आता है, और यहाँ पर आपको वो निबंध लेखन में तो आपको देखेंगे ही कि आपके पास कंटेंट क्या है। सबसे महत्वपूर्ण वो देखेंगे अंग्रेजी वाले निबंध में अंग्रेजी भाषा पर आपकी कमांड कितनी है, और हिंदी वाले में देखेंगे हिंदी भाषा में आपकी कमांड, आपका उस पर नियंत्रण जो है, प्रभावी नियंत्रण कितना है। तो अपने अशुद्धियों पर भी काम करते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इतना ज़्यादा हम लोग उसको पॉपुलराइज कर दिए हैं बोलते समय, लिखते समय, कि बहुत सारे शब्दों को हम लोग क्या समझ जाते हैं कि यही सही है और दूसरा वाला क्या है, गलत है। ऐसा हो गया है कि आप बोलिएगा अभी तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। जैसे महिला सशक्तिकरण में भी हम बता देते हैं कि जो सशक्तिकरण में ती बड़ी मात्रा हो जाती है। आप देखिए कि जो हिंदी का जो मानक ग्रंथ होता है उसमें वही लिखा रहता है जो दीर्घई वाला ती होता है सशक्तिकरण में, लेकिन अमूमन हर जगह, यहाँ तक कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार का, वो भी सशक्तिकरण को गलत लिखते हैं सब। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जैसे हम ही लोग से कैसे गलती हो जाती है। अब कोई पूछा भौदिया नहीं बता पाए, बाद में लड़की बताई कि सर आपका होता है, कभी ध्यान नहीं दिए, भौदिया लगता वही कोई सम्मानजनक ही होता होगा, बाद में लगा नहीं जानना चाहिए। तो बोले ना कि हम लोग से भी गलतियां हो सकती हैं। और राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका, एक ऐसे निबंध जो है इस बार आ सकता है। राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका, या राष्ट्र निर्माण और युवा, राष्ट्र निर्माण और युवा। तो कोई भी, जैसे अभी वो जो हमारे भाई हैं उन्होंने कहा कि आप क्या बोले थे, अमृतकाल, ठीक है, बोले रहते तो हम निसंदेह उसको तैयार करके आते, और वो कोई बहुत बड़ा सुपर फास्ट टॉपिक नहीं है वो। तो राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका, अब जब आप इस टॉपिक को देखेंगे तो से बहुत सारे वो लड़के, जो वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी महा बेकार है, वो चाहते हैं कि आप एकदम 10 ऐसे हमको दे दें छाप करके, हम रट्टा मारे और हम जा करके वहाँ लिख दें। तो जब आप वैसे लिखेंगे ना, तो जैसे पेपर चेक करते समय जैसे ही आता है कि वाह क्या लिखा है, तो वो मार्किंग पैटर्न उनका बगल में होता है, उस पर नहीं होता है। वहाँ पर वो सिर्फ टिक मारते जाते हैं आपके पेपर पे, मार्क्स वाने मार्क्स बगल में बैठता है कि अमुक रोल नंबर को इतना मार्क्स मिला। और जब 4-5 ऐसे के बाद अगर वो फिर वो ऐसे रिपीट हुआ, छापा हुआ, ठीक है, तो एग्जामिनर फिर वापस आता है पेपर चेक करने वाला वहाँ जहाँ पर अभी वो वेरी गुड लिखा है, और आ करके वहाँ पर आपका इतना मार्क्स कम कर देता है कि कम से कम इंटरव्यू आने की आपकी संभावना क्या हो जाती है, समाप्त।
और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका निबंध जो है शुरुआत में वही तय करेगा कि आपकी छवि जो है पेपर चेक करने वाले के मन में कैसी बनेगी। वो देख लिया, वो जान जाता है कि इसको पार घाट लगा देना है। अगर उसको कुछ ही चीज़ों में देख लेता है कि इसकी हिंदी या इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो अपने से वो कोशिश करता है कि इसको आना चाहिए सेवा में। और अगर आप सब कुछ अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, ग्रामर का पोर्शन अगर आप सही कर ले जाते हैं, तो वहाँ मैथ्स की तरह मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर वाला पोर्शन छोटे छोटे मेहनत के साथ, जैसे हम देखना समास वाला वीडियो डाल दिए हैं और उसमें इतने अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि अगर आप एक बार देख लेते हैं उसको, तो फिर समास में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और वो आएगा इस बार का जो हम बता रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग संक्षेपण पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार संक्षेपण की बजाय भावार्थ आ जाए। कि एक दे दिया आपको पूरा गद्यांश, गद्य का एक अंश दे दिया और कहा कि आप इसका भाव जो है ना, भावार्थ स्पष्ट कर दें संक्षेपण की बजाय। तो अगर संक्षेपण आएगा तब तो हम 1/3 करेंगे। भावार्थ का मतलब होता है कि जो एक लेख जिसमें गूढ़ बात लिखी गई है, गूढ़, आप उसको ना एकदम सरल शब्दों में बता दें। जैसे आप सुनते होंगे कि फलनवा विद्वान ने अमुक ग्रंथ पर टीका लिखी, कमेंट्री, ठीक है। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत में यानी जटिल संस्कृत में लिखा हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स संस्कृत में, उनको पढ़ करके समझना उतना आसान नहीं है। आप देखिएगा कि वैदिक ग्रंथों के भाग में आगे चल करके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, पता है वो क्या है? ब्राह्मण कोई जाति से नहीं है। वो ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है कि दे आर कमेंट्रीज ऑन आवर 4 वेदास। अलग अलग, ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण है, ठीक है, अलग अलग वेदों के लिए अलग ब्राह्मण। तो क्या है ये ब्राह्मण? जब आपको नहीं समझ में आए ऋग्वेद, तो उसके साथ में जो उसका ब्राह्मण है उसको लेकर के बैठ जाइए, तो आप उसके सभी अर्थों को जहां नहीं समझेंगे वहां ब्राह्मण खोलकर देख लिया, वो सरल शब्दों में समझाया हुआ है, ठीक है। तो जो भावार्थ होता है उसमें आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि जो गूढ़ शब्दों में जो बात कही गई है उसको सरल शब्दों में यहां पर बता दो। तो हम अपना बता रहे हैं आपको कि ऐसे लेटर राइटिंग के बाद जो तीसरा जो आ जाएगा, हो सकता है कि वहां पर लिखा रहे कि संक्षेपण नहीं, पिछली बार भवार्थी आया था, हाँ तो हो सकता है, हाँ तो फिर भवार्थी आ जाए, क्योंकि हमको उतना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि क्या करे वो वहां पर क्या कर दे, भवार्थ दे दे। अगर संक्षेपण देगा तो 1/3 में ले जाना है। जो कहावत होगा उसमें जो चीज हम बता चुके हैं संक्षेपण वाले में, कि कहावत मुहावरा को रिपीट नहीं मारना है, उसमें उसको क्या कर देना है, हटाना है, मर्म को वहां पर डाल देना है। और अक्सर वो गुड़ बातों को ही डालते हैं वहां पर। पिछली बार हम बताए हैं, आपको याद होगा कि जो आवश्यकता वो क्षणिक सुख देता है, और जो रियल सेंस में जो लाइफ है, जैसे कैसे लोग परेशान होते हैं, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, जो बिंदास टाइप के लोग होते हैं ना लाइफ में, उनको पता होता है कि अभी भविष्य पर काम करो, सॉरी अभी वर्तमान पर काम करो, भविष्य अपने आप क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और अगले दिन आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है, सारी परेशानी क्या हो गई, एक झटके में खत्म हो गई जिसके लिए आप परेशान थे। तो इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि यार हम लोग इस दौड़ में कितना पीछे रह गए, मेरा वो साथी कलेक्टर बन गया, मेरा वो साथी वहाँ चला गया, हम इतने योग्य थे लेकिन हमको मेरा जो चाहिए था जितना मिलना नहीं मिला। उस हिसाब से नाम सुना होगा एकलव्य का। एकलव्य नेचुरली अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा टैलेंट था, लेकिन क्या एकलव्य को उसके टैलेंट का फायदा मिला? नहीं मिला। तो अब एकलव्य रोता रहे, तो एकलव्य का अपना पार्ट है लाइफ में, ठीक है। तो जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं कि मेरे घर में लोग ये बन गए वो बन गए, हम यहीं रह गए। आप सिर्फ अपने काम को अंजाम दीजिए, और बाकी भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवत गीता को हम एक धार्मिक ग्रंथ मानते ही नहीं हैं। सर्वधर्म समभाव की बात करता है भगवत गीता, ठीक है, उससे सेकुलर ग्रंथ ही कोई नहीं है। नाम श्री कृष्ण का जुड़ गया है तो लोग उसको सनातन धर्म से मतलब एक जबरदस्ती ये कर देते कि नहीं धार्मिक ग्रंथ है। वो हम सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, उसको वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको ना मैनेजमेंट का तरीका सिखाता है कि देख भविष्य की चिंता छोड़ दे। वो मैनेजमेंट ग्रंथ है। हम इसलिए भी अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने निबंध में भी उसको डाल सकते हैं, कि जैसे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका,
कहिए उनको एक बार भगवत गीता पढ़ लो, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट के कई गुर जो हैं श्री कृष्ण सीख जाएंगे, जो वो अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन भी कुंठित और निराश था, महाभारत युद्ध में भाग लेने से कतरा रहा था, नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण चाहते तो क्षण भर में महाभारत को समाप्त कर देते, लेकिन वो क्यों नहीं किए? क्योंकि वो हम मनुष्यों को दिखा रहे थे कि 6 इंद्रियां जो दी हैं तुम्हें, उसका उपयोग करना सीखो। तो हम लोग जो नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत ऐसे लोगों को पढ़ाएं जो आगे चल करके जॉब पा गए, हम नहीं आए जॉब में। बहुत सारे लोग मेरी आलोचना करते हैं कि साला फेंकता बहुत था, हुआ नहीं। ठीक है, आप दौड़ने को तैयार हैं और आप दौड़ में फेल कर गए, ठीक है, कोई ये नहीं देखेगा कि उसका पैर टूटा हुआ था, याद रखना, सिर्फ वो परिणाम देखेंगे कि वो हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे फिर एक दिमाग में आ जाता है कि अरे बार लोग क्या कहेंगे। तो हमेशा रखेगा दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो एक अवस्था आ जाती है जब आप इस रोग से मुक्त हो जाते हैं, दुनिया में क्या कहेंगे लोग, भाड़ में जाएं ऐसे ऐसे लोग। ठीक है, हमको अपना जीना है। आपको जो पैसा दे रहा है यहाँ आने के लिए, जैसे मैं पटना में रहने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए, आपसे वो उतना नहीं पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जितना आपके अगल बगल के खलिहर लोग पूछ रहे होते हैं, रिश्तेदार पूछ रहे होते हैं। उन्हीं के पास टाइम होता है। वो खलिहर कुंठित लोग आपसे जान करके कि असफल हो गया, वो खुश होना चाहते हैं, बस क्षणिक खुशी उनको मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों के बारे में लाइफ में सोचना छोड़ दीजिए। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि आपका एक निबंध ऐसे भी आ सकता है जहां पर मेरे बोले गए विचार, अगर आप थोड़ा सा भी भाव ग्रहण करने वाले इंसान होंगे तो इस चीज को ग्रहण करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एसे में उसको डाल सकते हैं। अगर तेज तरार होंगे तो ग्रैस्प कर लेंगे मेरी चीजों को, ठीक है। अगर मान लो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, इसके बाद एक लेटर, और हम कल या जब भी आगे, क्योंकि जैसे एक किसी ने कहा था कि संधि पढ़ा दीजिए, तो संधि कर देंगे। मतलब आने वाले 15 दिनों में जो भी हो पाएगा, और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हम आपको दे सके, याद रखिएगा, ठीक है। हम अपने काम में ईमानदार रहते हैं। अब 1000 कॉपी रहे जांचने के लिए, आप समझिए कि अगर हम मारना चाहें उसमें मसाला, तो टिक ही मारना है ना, कितना लगेगा, टिक मार के खत्म कर देंगे, हो गया चेक तुम्हारा, जाओ। उसको भी हम देखते हैं वहाँ पर। अब किसी ने हमको 10 कॉपीज दे दी चेक करने के लिए, 1-2 कॉपी में हम उसकी कमियां बता देते हैं, अब उस पर काम करो। एक ही जैसे कमियों के साथ आप 10 टॉपिक लेके आ गए हैं, बता दिया आपको कि आप वर्तनी पर काम कीजिए, किसी को बता दिया आपकी अंग्रेजी अच्छी है आप हिंदी पर काम कीजिए, या आपकी हिंदी अच्छी है आप अंग्रेजी पर काम कीजिए। तो जिसका जो पहलू कमजोर है उस पर काम कीजिए। हो सकता है कि 1 सप्ताह के भीतर में परिणाम आ जाए, और परिणाम आने के हो सकता है कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह के भीतर भीतर आपका एग्जाम हो जाए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं फिर यूट्यूब पर कि सर कब आएगा मेंस का रिजल्ट। हमें काश हम हाईकोर्ट होते तो हम बता देते आपको। इस मामले में पटना हाईकोर्ट बेहद ईमानदार है, याद रखिएगा। अगर आपको लगता होगा कि ये वो हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस मामले में बहुत ईमानदार हैं और बहुत कड़ाई से चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़, हमारा एक सिस्टम अगर टिका हुआ है ना, अगर सब कुछ अगर जुगाड़ से ही होता तो ये सिस्टम हमारा चल नहीं होता। हो सकता है कहीं ऐसी चीज़ें होती होंगी, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम इस मामले में न्यायालय पर भरोसा रखिए, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी चीज़, इस पर भी आता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका आज के दौर में कितनी प्रासंगिक, ठीक है। तो आप देखना कि कई बार फैसले सरकार के पक्ष में आते हैं, कई बार फैसले सरकार के खिलाफ आते हैं। जब सरकार के पक्ष में आएंगे तो अरे सरकार ने खरीद लिया है, मीडिया न्यायपालिका उसकी गुलाम बन गई है, और जब खिलाफ में आता है तो हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। ऐसा नहीं होता है। वो एक एक चीज़ों को पढ़ करके हम लोग एक के मन में एक भ्रांति होती है कि न्यायपालिका में छुट्टी बहुत होती है। छुट्टी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, लॉ फैकल्टी से हैं तो हमको आइडिया है, उन छुट्टियों के दिनों का इस्तेमाल वो उन फैसलों को लिखने में करते हैं। उसको थोड़ा सा क्लिको बंद कीजिए। तो उन फैसलों को क्या करते हैं, वो लिखने में, समझने में कि उनके एक फैसले से कई लोगों की जिंदगियां क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो आपको क्या, जैसे हम जाते हैं, जा करके 3-4 घंटे पढ़ते हैं ताकि अगले दिन हम आपको बेस्ट आइडियाज दे सकें, ठीक है। तो आपको लगता है कि अरे हो गया, क्लास से निकल गया, अब उनका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो भी टीचर केवल कोचिंग तक ही सीमित रहते हैं ना, कि ज्ञान दिया और यहाँ से चल दिए, तो फिर देखिएगा उसकी दुकानदारी बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है, क्योंकि कुछ दिनों में विद्यार्थी भी पकड़ने लगता है कि ये केवल टाइम पास कर रहा है। एक बार शुरू में ये चमक गया, अब उसी पर ये क्या किए जा रहा है, अपनी दुकानदारी चलाया जा रहा है।
एक विद्यार्थी को जितना रोज पढ़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एक शिक्षक को पढ़ना पड़ता है, अगर वो ईमानदार है तो। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका क्या, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसे आएगा और आप ये तरीका डेवलप कर लेते हैं तो आप ना, कंटेंट रहेगा तो आप उसको क्या करेंगे, लिख डालेंगे। मेरे मन में क्या विचार आएगा, हम सबसे पहले इसमें समझाएंगे राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या है। क्योंकि ना आप ये मान के मत चलिए कि आपका पेपर चेक करने वाले को सब पता है, आप मान के चलिए कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता है और हम बताने जा रहे हैं, तब जाकर के आपको मार्क्स देगा। अरे भैया पेपर चेक करने वाले को सब पता है तो लिख दो कि आपको तो सब पता ही है, मार्क्स हमको दे दीजिए। ठीक, आप उनको बताइए कि राष्ट्र क्या है। तो अब एकदम सिंपल, बहुत किताबों के पुस्तकों के पीछे नहीं भागना है। क्या है राष्ट्र, सिंपल। अगर हम संविधान के बारे में अपना सोचे, भाग 1 और भाग 2 हम जो बताते हैं हमेशा, तो जमीन होनी चाहिए हमारे पास और उसमें कुछ लोग होने चाहिए, उसमें कुछ लोग होने चाहिए। तो क्या केवल जमीन होने से और उस पर कुछ लोग रहने से वो राष्ट्र बन जाता है? नहीं। एक समुदाय जिसकी अपनी एक साझा विरासत, एक साझा संस्कृति और एक साझा सभ्यता होती है, हम उसको क्या कहते हैं, राष्ट्र। एक समान, एक साझा भाषा, मतलब एक समान भाषा। तो राष्ट्र किसको कहते हैं कि राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं, राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं जो, ठीक है, राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग, जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जो संप्रभु होते हैं, किसी के गुलाम नहीं, जो संप्रभु, सोवरीन, जो संप्रभु होते हैं। एकदम सोचो कि हम कोई किताबी भाषा नहीं लिख रहे हैं, मेरे मन में हम यहां पर क्यों ला रहे हैं, हम चाहते तो आपको एक किताबी भाषा में दे सकते थे। एक छात्र एग्जामिनेशन हॉल में किन प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, ठीक है, आप इस पर जाइए, तब जाकर के वो तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाने का बेस्ट तरीका। एक बालक मन में जा रहा है, उसके पास समय कम है, हम कैसे लिखें, दिमाग गड़बड़ा रहा है, उस चीज को राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहता है या रहते हैं। अगर समुदाय आ गया तो रहता है कर सकते हैं। यहां पर देखो, अब नेचुरली कोई ये समझे कि सर आपने गलती कर दी, हाँ कर दी भैया, हम मनुष्य हैं, रहता है। राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। अब फिर सुधारे, जो संप्रभु है, जो संप्रभु है कर दो, क्योंकि हम उसको लेते चले गए इस सेंस में, जो संप्रभु है, तथा जिसकी एक साझा, तथा राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो संप्रभु है, तथा जिसकी एक साझा संस्कृति, जिसकी एक साझा संस्कृति, कॉमा कर दिया, एक साझा विरासत मतलब धरोहर, एक समान भाषा, एक समान भाषा मतलब जैसे भारत कैसे है, अभी तक हम लोग हिंदी को बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, ठीक है, अभी तक हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, राजभाषा ही है। कारण क्या है, दक्षिण भारतीय या जो गैर हिंदी भाषी होते हैं वो अमूमन विरोध करते हैं। ये तब है जब गुजरात से आने वाले गांधी जी और दयानंद सरस्वती दोनों गुजरात से, और दोनों ने कहा था कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए,
हिंदी होनी चाहिए, ताकि हम एक साझा इस चीज को आगे बढ़ा सकें, हम राष्ट्र बन सकें। तो एक साझा विरासत, एक समान भाषा, ठीक है, एक समान सोच या विचारधारा, आप जो भी लिख सकते हैं, एक समान सोच, या लिख दीजिए विचार धारा हो, ठीक है। राष्ट्र उस समुदाय को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो संप्रभु है तथा जिसकी एक साझा संस्कृति, एक समान, एक साझा विरासत, एक समान भाषा, एक समान सोच विचारधारा हो। रोक दिया, ठीक है। हम क्यों ऐसे ले गए? हम चाहते तो जो रट्टा मार डेफिनेशन मेरे अंदर है हम उसको ले आ सकते थे। तो हमने दिखाया कि एक छात्र जो है, अभ्यर्थी एग्जामिनेशन हॉल में किन चीजों से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को वहां पर क्या कर दीजिए, डाल दिया कि राष्ट्र निर्माण, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, राष्ट्र का निर्माण। अब इस राष्ट्र जिसको हमने डिफाइन किया, इसका निर्माण क्या हो, कैसे निर्माण हो। भारत के बारे में कहा जाता है कि ये एक बनता हुआ राष्ट्र है। एक बनता हुआ राष्ट्र काहे बनता हुआ राष्ट्र है भाई? क्यों नहीं राष्ट्र बन पाया? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं ना कि उपराष्ट्र वाले विचारधाराएं भी मौजूद हैं। एक बिहारी या उत्तर प्रदेश का भैया जब कमाने के लिए महाराष्ट्र जाता है तो उसको सब पीट देते हैं। रेलवे की अगर नौकरी के लिए जाएगा तो अरे बिहारी तू कहां से आ गया, ठीक है ना। आप कहीं भी चले जाइए, तो हमारे संविधान में तो है ना भाई कि हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत में तो कम से कम कहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो राष्ट्र वाली सोच है अभी तक वो ठीक से आई नहीं है भारत में। तो भाषा को लेकर के विवाद, आप तमिलनाडु में जाकर के थोड़ा हिंदी का ये कर दीजिए, जो भी है कहीं भी, तो दिक्कत है। अब आप खुद सोचो कि अगर हम लोग तमिलियन होते और हम पर कोई हिंदी थोप रहा होता तो कितना बुरा लगता। बिहार में ले लीजिए, मैथिल क्षेत्र, भोजपुरिया क्षेत्र, अंगिका, ठीक है, वजिका और मगही, तो 5 तो हम ही लोग हैं आपस में जो उप क्षेत्रों में विभाजित हैं। और कई बार रखिएगा, जिला से जिला में, एक जिला में विभिन्न शहरों में, गांव से गांव में लोग आपस में बंटने लगते हैं, जाति जाति में हम बंटे हुए हैं। तो एक राष्ट्र को लेकर के जो होना चाहिए था वो असल में अभी नहीं हुआ। इसीलिए भारत क्या है, बनता हुआ राष्ट्र। तो राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे जब हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो, एक राष्ट्र जैसी, जब हमारी एक साझा सोच नहीं हो, विरासत नहीं हो, अगर हमें सहिष्णुता नहीं हो, तो हम एक राष्ट्र नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण कैसे करें? तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर जो भाषा को लेकर विवाद है, हमारे अंदर जो क्षेत्रीयता है, हमारे अंदर जो उपराष्ट्रवाद है, उसको हम दूर करने का प्रयास करें, तब जाकर के हमारे राष्ट्र का भी निर्माण हो सकेगा। जापान को सोचिए, जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी, ठीक है ना। सबकी विचारधारा देखो, नागासाकी, हिरोशिमा सब बम गिरा, उस पर बम गिरा, परमाणु बम गिरा उन दोनों शहरों पर, और उसके बाद लगा कि अब जापान बर्बाद हो जाएगा। तो जापान के जो सम्राट थे, तत्कालीन सम्राट, उन्होंने क्या कहा कि देश की युवा शक्ति को पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, क्योंकि यही जो बालक बच्चे जो आगे चल करके युवा बनेंगे, यही हमारे राष्ट्र का भविष्य बनेंगे। और जापान उसमें सफल हो गया। उसने अपने बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना डाली। उग्र राष्ट्रवाद नहीं, एक सकारात्मक राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद क्या करता है, दूसरे राष्ट्रों के लिए खतरा हो जाता है, जैसे हिटलर, जैसे नेपोलियन। राष्ट्रवाद में सकारात्मकता होनी चाहिए, हम दूसरे राष्ट्रों के प्रति भी प्रेम रखें और इसको एक प्रशासनिक सुविधा के रूप में ले जाएं। नहीं कहा जाता कि वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर राष्ट्रवाद क्यों? राष्ट्रवाद इसलिए कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। कैसे हम लोग गांव में बांटते हैं, ब्लॉक में, फिर जिला लेवल, मतलब अनुमंडल, जिला, राज्य, देश, तो ये प्रशासनिक सुविधा। अगले पैराग्राफ में आप लिखिए कि हम राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग का अगला जो जाएगा उसमें कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है। अब इस पर आप अपने हिसाब से जैसे आपको लगे, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप इसको ले जाएंगे, क्योंकि आप रटे हुए चीज को ले जाएंगे
तो अगर गेंद गुगली आएगी तो आप क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। आपको आपके गुरु ने सिखाया ऑफ स्पिन खेलना, ऑफ स्पिन खेलना, कह रहे रट्टा मार जाओ ऑफ स्पिन पे, बस यही काम करते रहो तुम, अब वो मार दिया लेग स्पिन, आप क्लीन बोल्ड हो गए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो फेंकते समय अपने हाथ को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, वहीं से देख लो। एक अच्छा बल्लेबाज गेंदबाज के एक्शन को वहीं से देख लेता है कि किधर मारने वाला है। ठीक है, तो एक बार हम पढ़े थे कि कोई बॉलर था जो अच्छा गेंदबाज था, गेंदबाजी कर रहा था, और सामने थे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो थे वो बैटिंग कर रहे थे और बार बार बिट हो रहे थे वो, और गेंदबाज उनको बार बार बिट कर रहा था। बस किस्मत अच्छी थी कि राहुल द्रविड़ जो थे वो बोल्ड नहीं हुए थे। तब सचिन तेंदुलकर उस छोर पर खड़े थे, क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट के भगवान आए भारत के महान क्रिकेटियर दीवार के पास और कान में कुछ फूका, कुछ बोला, और उसके बाद द्रविड़ मतलब भगवान ने फूक दिया क्रिकेट की महान दीवार को, और राहुल द्रविड़ खट 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 चटाक छट छट, अब चौका लगना शुरू। आखिर सचिन ने क्या कहा राहुल द्रविड़ को? ठीक है, क्रिकेट के भगवान ने क्रिकेट की महान दीवार को क्या कह दिया ऐसा? उन्होंने बताया गेंदबाज का एक्शन, हम अगर अपना बल्ला इधर रखेगा इधर, उधर रखेगा इधर, बीच में रखेगा गेंद बीच में। और अब राहुल द्रविड़ सचिन को देखने लगे कि सचिन किधर इशारा कर रहे हैं। क्या हो रहा था, गेंदबाज जिस हिसाब से पकड़ता था उसको सचिन देख लेते थे। तो क्रिकेट भी केवल मेहनत नहीं है, क्रिकेट भी बुद्धि है। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और राहुल द्रविड़ ने बताया कि इसलिए सचिन क्रिकेट के भगवान हैं कि हम आप यहां से सोचते हैं कि गेंद यहां टप्पा खा के हम देखेंगे किधर जा रही है, और वो वहां से देखता है कि वो गेंद कहां मार रहा, कहां करेगा। अब अगर बॉलर महान हुआ होता तो वो क्या करता, अपने एक्शन को छुपा लेता। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें इन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद बताई, तब तक नहीं बताया कि आखिर हम लोग किस ये से ये करते हैं, बाद में वो बताएं। और राहुल द्रविड़ ने इस घटना का जिक्र किया था। ठीक है, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, जब हम अपने देश में बनते हुए राष्ट्र में जो चुनौतियां हैं, हम जब उनको पार करते हुए उन चुनौतियों का समाधान करते हुए जब हम एक साझी सोच को एक समान विचारधारा में विकसित करें, तो क्या भारत जैसे देश में ऐसा संभव है? क्या आप जबरन हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं? एक हिंदी भाषी होते हुए भी हम कहें कि नहीं, यह एक गलत तरीका होगा। फिर हम भारत को कैसे एक राष्ट्र के रूप में डेवलप करें? हमारे संविधान में भी है कि विविधताओं में ही एकता। हमारी संस्कृति कैसी है, जैसे मान लो कि हम लोग सलाद देते हैं और सलाद में आपको हम बार बार प्याज खिलाते जा रहे हैं, कितना खा पाइएगा? लेकिन अगर उसी सलाद में आपको खीरा हो, सेब काटा हुआ हो, सलजम हो, ठीक है, माने तमाम चीज वैरायटी हो, यानी सलाद इंद्रधनुषी हो। जब बारिश के टाइम में, जब नहीं देखते बारिश के मौसम में जो इंद्रधनुष उगता है तो क्यों खूबसूरत लगता है? क्योंकि उसमें 7 रंग होते हैं। हमारे भारतीय जो साझा विरासत है, हम इन तमाम रंगों को एक साथ ले जाने में सक्षम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सहिष्णुता, आप अपनी एक भाषा के साथ आगे बढ़िए, भारत अपनी भाषाओं की विविधता के साथ आगे बढ़ेगा। यही हमारे जो मिश्रित संस्कृति है, यही हमारी ताकत है। हमारी जो इंद्रधनुषी संस्कृति है, यही हमारी ताकत है। इसी विविधता में एकता, यही सतरंगी कलर तो हमें खूबसूरत बनाता है। तभी तो हम दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। हम क्यों जाए आपके इस डेफिनेशन के साथ भाई? देखिए, घुमा दिया ना ऐसे निबंध, पढ़ने वाला मुस्कुराने लगेगा। जो निबंध आपका पढ़ेगा वो मुस्कुराएगा कि देखो इसकी विश्लेषणात्मक क्षमता देखो। अब सोचो भोंदू, मान लो कि अगर इस यहाँ भीड़ जो बैठी रहती है, नहीं कई बार सब मजाक उड़ा देते हैं मेरा, या शुरू में मजाक उड़ाए भी होंगे जो हमको खबर मिली कि अरे यार ये कहाँ से आ गया है, क्या बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर शांत होकर के सोचिएगा, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना,
85,000 या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हों, इसमें 5500 का होना है पीटी। उसके बाद जो ये लड़ाई होगी, इसके बाद कुछ 550 से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना। 1000 कितने लोग बुलाया जाएगा? 1500 को, 3 गुना 1500 को, ठीक है। और वहाँ पर 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें क्वालिफाइंग 3 नंबर है। तो जो मेरा बोलने का तरीका देखते हो कैसे रुक रुक करके बोलते हैं। रुक रुक करके बोलने से क्या होता है कि जो सामने किसी प्रकार के श्रोता बैठे हों, उनके ना एकदम सीधे दिमाग में और दिल में बातें उतर जाती हैं। तो आप छात्र क्या करते हैं कि अपने टीचर को ना इमिटेट करने लगते हैं, वो मन में आने लगता है सुनते सुनते। और नहीं तो या तो आप तेज तेज बोलते हैं, एकदम रुक करके बोलते हैं, ठीक है। और देखो वहाँ 4 लोग 5 लोग या 3 लोग जो भी बैठे रहेंगे, आपका आई कांटेक्ट सबके साथ होते रहना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, लेकिन नहीं यार, बंदा इस असिस्टेंट के पोस्ट से भी ऊपर की चीज़ है, यहाँ तो इसको होना ही चाहिए, यहाँ तो इसको होना ही चाहिए। तो एक तो आपका इंटरव्यू की तैयारी, जब आप देख रहे हो तो उसको इमिटेट कीजिए कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उस पर काम कीजिए। हम भी बिहारी हैं और ग्रेजुएशन तक हमारी ज़िंदगी बिहार में कटी है। और जब हम दिल्ली गए और वहाँ से जब लौट के आए तो लोग बोले कि आपकी हिंदी इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि आप इतने साल दिल्ली में रहे हैं। नहीं, दिल्ली में रहने के कारण मेरी हिंदी खराब हो गई, क्योंकि हम जहाँ रहते थे मुखर्जी नगर के पास, वहाँ पर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेशी, बिहारी और हरियाणा के लोग रहते थे, और ये सब मिल करके हिंदी का और कचड़ा कर देते थे, ठीक है। तो उस हिंदी को बचाए रखने में मेरे स्कूल के शिक्षक थे सीताराम शर्मा सर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे वो, और मेरे माता पिता दोनों का अच्छा योगदान रहा, डिस्पाइट कि हमने पढ़ाई जो है आईसीएसई बोर्ड के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, जेम्स इंग्लिश स्कूल है डेहरी ऑन सोन में हमारे गिरिनगर में, तो और फिर उसके बाद मॉडल स्कूल डालमिया नगर, और फिर आगे चल के पंजाब के रोपड़ में शिवालिक पब्लिक स्कूल, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बिहार से बाहर। तो इन सबसे ज़्यादा मेरी भाषा पर प्रभाव पड़ा है मेरे माँ बाप का, और मेरे जो टीचर जिनका हम नाम आज भी लेते हैं उनका, जो 10वीं तक मेरे टीचर थे, श्री सीताराम शर्मा सर, स्वर्गीय हो चुके हैं अब। तो आप बिहार में रह करके भी अपनी हिंदी को क्या कर सकते हैं, अपने नहीं होते कि अपने लक्ष्य के प्रति एक जुनून, ठीक है, आप सुधार सकते हैं। तो ये कहना कि नहीं कहीं और जाके यहीं हो सकता है ये काम, तो हम जो राष्ट्र के निर्माण में जो चुनौतियां उनको दूर कैसे करें, हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारा भारत जो है एक विविधतापूर्ण संस्कृति का देश है, और हम इस साझा संस्कृति को लेकर चले आ रहे हैं। आप देखना कि शंकराचार्य का नाम सब सुने होंगे, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने दक्षिण भारत में मैसूर के पास श्रृंगेरी, उत्तर भारत में उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ में उसकी समाधि है। पैदा केरल में हुए थे और समाधि कहाँ है? केदारनाथ में। क से केरल का कलादी गांव और क से केदारनाथ। और गुजरात के साइड में पश्चिम में उन्होंने द्वारका में अपना बना दिया पीठ, और ओडिशा में पुरी में। भारत को एक सूत्र में बांधा। वो तो केरला के थे, मलयाली थे, ठीक है। उत्तराखंड में उनकी समाधि क्या कर रही है? हिंदी बेल्ट में। गुजराती बेल्ट में वो क्या कर रहे थे? उड़िया बेल्ट में वो क्या कर रहे थे? यानी विभिन्न भाषाई विविधता के बावजूद हमारी एक साझा संस्कृति है, हमारी एक सोच एक जैसी डेवलप हुई है, जिसके कारण ये तमाम उप संस्कृतियों के बावजूद हम एक राष्ट्र के रूप में क्या हुए हैं, धीरे धीरे से ही आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे साथ ही, हमारे 2 साल के बाद चीन उत्पन्न हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए। चीन नो डाउट आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है, लेकिन क्या वहां लोकतंत्र की खूबसूरती है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, लेकिन आज तक हम लोकतांत्रिक रूप से कभी फेल नहीं हुए हैं। यही हमारी ताकत है। अब इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो, हमारे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो। यानी आपका सेकंड पैराग्राफ क्या गया कि आप देखो, जब भी हम निबंध लिखेंगे ना, उसको हमेशा रोचक बनाए रखिए, ताकि आपका जो पढ़ रहा है वो ना एकदम डूब जाए आपके में, आपकी रोचकता जो है वो बनी रहे। कोई मूवी क्यों सुपरहिट कर जाती है और कोई मूवी क्यों फ्लॉप कर जाती है, शुरू में ही पता चल जाए कि कातिल कौन है, मूवी हिट करेगी। लास्ट तक पता नहीं चले कि कौन था कातिल, उसमें रोमांच जो है वो बना रहता है कि अरे यार अंत में क्या होगा। अपने पूरे एसे को क्या करो,
रोचकता बनाए रखो। अब लोग कहेंगे कि यूपीएससी लेवल का लगे पढ़ाने, तो याद रखिएगा आप में से जिसका वो लेवल होगा ना, वही असिस्टेंट में क्या होगा, सफल होगा। और इतने लोग होंगे, अब एकदम यूपीएससी लेवल नहीं, हम ये सीखने के लिए बोल रहे हैं, बस इसी तरीके को करना है। वरना जो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो एक लड़का जो मैट्रिक थर्ड डिवीजन में थर्ड डिवीजन आता है या फेल कर जाता है, वो सीरियस होकर के पढ़ाई कर करके अपने लक्ष्य को पा लेता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आईएएस बने जो मैट्रिक में फेल कर गए थे, ठीक है, मैट्रिक में थर्ड डिवीजन लेकर के आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, खुद को संभाला। तो ये सोचना कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है और हमारी पढ़ाई गांव में हुई, हम कैसे कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अपने अंदर सुधार लाके कर पाएंगे। आपकी सबसे बड़ी बाधा पता है कौन है, आप खुद, हम खुद। हम दूसरों से तुलना करने के बजाय केवल अपने अंदर काम कीजिए। एम.के. रंजन साहब बैठे हुए हैं, इनका पेपर हम चेक करते हैं, ठीक है, नो डाउट पीटी में कमजोर हैं, इस चीज को आप भी मानेंगे अभी के स्कोर के हिसाब से, लेकिन जो उनकी लेखनी है, जैसे कैसे टीना डाबी पीटी में उतना ही मार्क्स ला पाई थी जितना शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 0.5 से निकली थी वो। अगर वो ओबीसी भी होती तो उनका पीटी नहीं निकलता। ठीक है, जनरल की तो बात ही दूर है, लेकिन जब वो मेंस में बैठी तो उन्हें धज्जियां उड़ा दी सबकी, क्या एससी, क्या ओबीसी और क्या जनरल, सब पीछे हो गए टीना डाबी से। तो हम उनका देखते हैं कि वो पीटी में उतना मार्क्स नहीं है, लेकिन जब हम उनको देखते हैं ना, उनकी लेखनी को और उनके सुंदर लिखावट को, तो समझ में आता है कि नहीं। और अगर वो अपने स्नायु तंत्र पर नियंत्रण बनाए रखें एग्जामिनेशन तक, तो ही विल डू इट, ये कर जाएंगे। और वैसे आप में से भी लोग इस चीज को, निबंध में जो दूसरा पैराग्राफ मेरा गया कि राष्ट्र निर्माण कैसे भारत में, क्योंकि जो ऊपर जो हम डेफिनेशन दिए उसमें भारत आधा अधूरा ही दिख रहा है। साझा विरासत, एक समान सोच, लग रहा है एक समान सोच है। हमारे देश में तो स्थिति यह है कि 5 लोग तभी एक दिशा में जाते हैं, जब 4 लोग एक दिशा में तभी जाते हैं जब 5वां उनके कंधे पर हो। राम नाम सत्य है, एक साथ जा रहे थे एक डायरेक्शन में, वरना यहां जितनी मुंडियां हैं उतनी भिन्नताएं हैं। सब कोई, कुछ लोग एक टीचर को पसंद करते हैं, एक वर्ग उस टीचर को नापसंद करता है, होता है। तो इसको हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि सबको ही आपको पसंद करें, ये मजबूरी है। तो राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियां हैं हम उसको क्या करेंगे, यहाँ दिखाएंगे, और भारत को हमें बताएंगे कि निसंदेह कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इनको पार पाया जा सकता है। कैसे? अब फिर पेपर जो चेक कर रहा है, अच्छा यार कैसे, बताओ ना जरा। लेकिन क्वेश्चन टॉपिक क्या है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो राष्ट्र निर्माण में हमने दिखाया, अब हमारे राष्ट्र का हिस्सा, हमारा राष्ट्र जो है, व्यक्ति से समाज, और समाज से क्या बनता है, राष्ट्र। हमारे समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण तबका है वो युवा है। युवा कौन? जो तीसरा जो हमारा पैराग्राफ जाएगा वो क्या बताएगा, युवा कौन। आप इसको क्लियर कीजिए कि युवा कौन। तो हमने इसके पहले आपको राष्ट्र कौन, राष्ट्र निर्माण क्या, राष्ट्र का निर्माण, और उसके बाद हमारे टॉपिक में देखो, टॉपिक को पकड़ना, राष्ट्र, पहले राष्ट्र बताया, फिर राष्ट्र निर्माण बताया, और उसके बाद क्या बताया, युवा, और चौथे में जाएगा इसकी भूमिका। चुनौतियां, हाँ कर सकते हैं, ठीक। राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, उसमें युवा की भूमिका। तो आप टॉपिक के इर्द गिर्द रहिएगा, टॉपिक से भटकना नहीं। इसका नियम, इसको कैसे कर पाएंगे, इसको ऐसे कर पाएंगे, हर पैराग्राफ को लिखने के बाद एक बार ऊपर अपने निबंध के टॉपिक को जरूर देखिएगा। यह नियम है। एक अच्छा निबंधकार वही होता है जो एक पैराग्राफ लिखने के बाद फिर क्या करता है, ऊपर टॉपिक को देखता है। हम जब निबंध चेक कर रहे होते हैं तो हम खो से जाते हैं अच्छे निबंध में, फिर हम रुकते हैं, अरे 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 टॉपिक क्या है, क्योंकि ये लड़का अपने साथ साथ हमको भी टॉपिक से नहीं भटका दे, अपने अच्छी लेखनी से। तो आप अच्छी लेखनी हो, लेकिन अगर टॉपिक से भटक दे तो आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। तो जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो खुद हर पैराग्राफ के बाद टॉपिक देख रहा है कि हम चेक करते समय भटक न जाएं। तो जो लिखेगा उसको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने टॉपिक पर ध्यान देना
चाहिए। तो फिर उससे क्या हुआ कि आप भटकेंगे नहीं। युवा कौन? अगर हम तकनीकी भाषा में कहेंगे तो 18 साल से ऊपर, ठीक है, 40 साल से कम। एक हुआ चढ़ती जवानी, एक हुआ ढलती जवानी, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं। युवा कौन? हम आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं, हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं, हम निबंध लिख रहे हैं। मेरा मन साहित्यकार जैसा है, निबंधकार जैसा है, तो कैसे लिखे? युवा कौन? युवा वह अवस्था है जिसमें बचपन समाप्त हो रहा है और आप में प्रौढ़ता जो है वो धीरे धीरे आ रही है। बचपना समाप्त हो रहा है और मैच्योरिटी, प्रौढ़ता जो है वो क्या हो रही है? आ रही है। यानी एक तरफ जोश भी है और दूसरी तरफ होश भी है। इन दोनों के मिश्रण को ही युवा कहते हैं। एकदम बूढ़ा रहेगा तो उसमें होश तो रहेगा, जोश खत्म। एकदम बच्चा रहेगा तो लड़कपन में जोश रहता है, होश नहीं रहता है। युवा जब आप बन रहे होते हैं ना, जैसे ये वीडियो जाएगा तो आप, होता है ना, इसको सुन लीजिए, देख लीजिए बार बार कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वहां पर ठीक रहेगा, दिमाग आपका सही जाएगा। कि युवा कौन? तो सिंपल, हम जैसे चाहे वैसे लिखे, जहां बचपना समाप्त होने की ओर अग्रसर हो, जहां बचपना समाप्त होने की ओर अग्रसर हो, तथा धीमे धीमे, तथा धीमे धीमे प्रौढ़ता की शुरुआत हो रही हो, शुरुआत हो रही हो। मेरी समझ में, एकदम अपनी समझ में, मेरी समझ में इसी अवस्था को युवा होना कहते हैं। मेरी समझ में इसी अवस्था को क्या कहते हैं? युवा। मेरी समझ में। हम दूसरे की समझ काहे लेके आए? क्यों? क्योंकि ये निबंध किसका है? हमारा, मेरा निबंध है ये, हम लिख रहे हैं ना। आप हमको जज कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी को थोड़ी जज कर रहे हैं कि जो हम उनको लेकर के आए। आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं किसी कोट से, कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आज का युवा ही कल का नेता है। समझ रहा है? ये सारी चीजों को आप डाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपली जा रहे हैं अपने फ्लो में कि भाई हम एक आम छात्र अपने निबंध को, किसी भी निबंध को कैसे लिखेगा, सोच सोच के लिखेगा कि कैसे जा रहा है। हम टॉपिक से भटक ही नहीं रहे हैं। मेरा टॉपिक बताया राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र क्लियर, राष्ट्र निर्माण क्लियर। अब हम युवा को क्लियर कर दिए। हाँ हाँ, उकरा देंगे जैसे, अब उसके बाद जाएगा ना, जैसे पहले टॉपिक का डिफाइन कर दिया। हाँ, सब परिभाषा दे दी है ना, परिभाषा देते गए हैं, बाद में फिर उसको बढ़ाएंगे आगे। अच्छा, जैसे राष्ट्र निर्माण में हम जो बोले हैं उसको डालना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो हम करा देंगे। क्या? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, हाँ हाँ हाँ, डाल सकते हैं। प्रौढ़ता का मतलब वही है, परिपक्व होना, ठीक है? अब थोड़ा सा मतलब जो प्रौढ़ता यानी जो मैच्योरिटी, मन में प्रौढ़ता आना। आप उम्र से अधेड़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम बता तो रहे कि जहां लड़कपन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लिखे हैं इसके पहले देखिएगा, धीमे धीमे हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। उसी चीज को, या परिपक्वता आप लिख सकते हैं, मैच्योरिटी। आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो कमांड है, आप अपनी भाषा को आप कैसे ले जा रहे हैं। तभी तो सबका अलग अलग होगा कि कोई कैसे लिख रहा है, धीमे धीमे, जिसमें समझ विकसित होने लगती है, ठीक है? ये आपकी भाषा है, आप इसको चाहे जैसे ले जाइए। फिर आपको हम करा देंगे। वो कहाँ चले गए पांडे जी? राष्ट्र निर्माण का ये मतलब, ठीक है? युवा। अब
हमारा चौथा जो जा रहा है वो क्या बताता है? युवा की भूमिका। युवा की भूमिका राष्ट्र निर्माण में क्या होनी चाहिए? तो पहले युवा का एक राष्ट्र में क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व, ठीक है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। एक युवा सकारात्मक भी हो सकता है और दूसरा युवा नकारात्मक भी। दो दोस्त हैं, पले बढ़े साथ में, एक सकारात्मक होता चला गया, दूसरा नकारात्मक होता चला गया। आगे चल करके एक दीवार फिल्म का शशि कपूर बन जाता है और दूसरा जो है अमिताभ बच्चन बन जाता है। एक ही माँ के दो बेटे, एक पुलिस वाला बनता है और दूसरा अपराधी बनता है। मेरे पास आज ये है, वो है, बंगला है, ये है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ठीक, हमारे समाज का आईना फिल्में। तो एक युवा के राष्ट्र निर्माण में हम लोग भूमिका दिखा रहे हैं। युवा जब हम बन रहा होता है तो उसकी सोच को विकसित करना किसका काम होता है? मिट्टी का कच्चा घड़ा, मिट्टी का जो कच्ची मिट्टी होती है उसको थाली बनाना है, घड़ा बनाना है, या कौन सा बर्तन कौन सा आकार देना है, यह काम जो होता है कुम्हार का होता है। एक बच्चे को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके पेरेंट्स का, अभिभावकों का होता है। याद रखिएगा, आपने बच्चा पैदा कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो कुत्ते भी बच्चा पैदा करके अपने पिल्लों को गली में छोड़ देते हैं, पल तो वो भी जाते हैं। समझ रहा है? बुरा लग सकता है लेकिन ये सच्चाई है। हाँ, एक मनुष्य का हमारे संविधान में क्यों कहा गया कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो मौलिक अधिकार। और इसीलिए डीपीएसपी में कि आगे जब मौलिक कर्तव्य डाला गया तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है अभिभावकों को? कि बेटा अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पर ध्यान दीजिएगा, बर्बाद ना हो। और डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में कहता है कि 0 से 6 साल तक के शिशु को, बच्चों को थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए ताकि वो हिष्ट पुष्ट हों, मानसिक रूप से विकसित हों, ताकि जब वो 6 से 14 साल तक के हों तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। तो हम अपने संविधान में ये बात सरकार को भी कह रहे हैं, शासन को भी, और अभिभावकों से भी कह रहे हैं कि हे भाई, हमारे अच्छे नागरिक तभी बनेंगे जब सरकार अपनी भूमिका में सकारात्मक रहे और पेरेंट्स अपनी भूमिका में। आप सब कुछ केवल सरकार पर डाल नहीं सकते हैं, कुछ हमारी भी भूमिका होती है। बच्चे पैदा कर दिया, बच्चा रोड पर नाच रहा है, गाड़ी आ गई, चिप गया। कहाँ थे माँ बाप? गाड़ी पकड़ के शीशा फोड़ दिया, ये करो, हड़ताल धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, रोड सड़क पर बैठ गए। तो एक युवा, एक अच्छे युवा, एक अच्छा नागरिक तब बनेगा जब उसकी प्रारंभिक जो शिक्षिका, उसकी माँ, उसके पिता, जब उसमें बचपन से ही बताएंगे कि बेटा क्या अच्छे संस्कार होते हैं, एक व्यक्तिगत रूप में और एक सामाजिक सामूहिक रूप में। आप देखिएगा कि कई बार एक 2 हीरो हीरोइन का दिखाता है, जो महाराष्ट्र वाले हैं, जो जेनेलिया डिसूजा, और जो उसके पति हैं ये कौन देशमुख, रितेश देशमुख। तो उसके जो दोनों बच्चे हैं, जब भी वो लोग आते हैं बाहर, हाथ जोड़ के से खड़े रहते हैं, तो ट्रॉलर्स भी जो है वो ट्रॉलिंग छोड़ के बच्चों की तारीफ करने लगते हैं कि यार फैमिली ऐसी हो, क्या संस्कार दिए हैं। और दूसरा हो सकता है कि बच्चा जा रहा है, कोई आया तो उसको ठीक है पकड़ के से खींच दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया। ये बच्चे के बारे में नहीं, बच्चों के माता पिता का जो है परिचायक होता है। जमीन पर लौट कर कैसे से कर रहे हैं, उससे एक सभ्य इंसान पकड़ लेता है कि इसके माँ बाप कैसे होंगे। याद रखिएगा इस चीज को। बुरा लग सकता है उन माँ बाप को जिनके बच्चे जमीन पर लौटते हैं, लेकिन जो सभ्य माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को चीज़ों को सिखाते हैं शुरू से, और वही जो नींव जो बन जाती है, फाउंडेशन स्टोन, वो आगे चल करके आपको एक अच्छे नागरिक के रूप में ले जाता है। और फिर जब वो बच्चा 5 साल का 6 साल का हो जाता है तो फिर उसको लाते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। अब यहाँ से उसके विद्यालयी जीवन की शुरुआत होती है और अब शुरू होती है उसके प्रारंभिक शिक्षकों की भूमिका, स्कूली शिक्षकों की भूमिका, माता की भूमिका, पिता की भूमिका अब यहाँ से थोड़ी कम होती है, क्योंकि बाकी भूमिका अब कौन उठाएंगे? स्कूल वाले। अब वो किस प्रकार के स्कूल में जा रहा है,
अब उसको दोस्त कैसे मिल रहे हैं, अब उसको बाह्य दुनिया से उसका संपर्क होता है, उसकी संगति कैसी है। अब यहां पर फिर अभिभावक और स्कूल के शिक्षक, इसीलिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। अब ये सबको ऐसे में मत डाल देना, हम ये सिर्फ समझा रहे हैं तरीका, ऐसे में सारी कहानी नहीं लिखनी होती है। वहां पर बताते हैं कि एक जो युवा होता है उसके निर्माण में जो है ना, उसके अभिभावकों की और बाद में उसके शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। और फिर उसको संगति कैसे मिलती है, एकदम सिंपल एक लाइन में मार दिया कि उसको संगति फिर कैसे मिलती है। इसी पर आगे चल करके या तो वो बन जाता है अथवा वह बिगड़ जाता है। अगर वो बन गया तो राष्ट्र के निर्माण में क्या करेगा, अपनी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर वो बिगड़ गया ना तो राष्ट्र के लिए हेडेक हो जाएगा, हो जाता है ना। मान लो कि एक युवक घोर गरीबी देखा और गरीबी देखते हुए वो तय किया कि ना भैया, हम रात दिन मेहनत करेंगे, चाहे हमको किसी तरह करना हो और हम जरूर कुछ बनेंगे। और एक क्या सोचता है, मेरा फलनवा रिश्तेदार अमीर है, ये है वो है, हम चोरी करेंगे, हम गुंडाबाजी करेंगे। तो वो क्या हो जाता है, पैसा कमाने के तेजी में उधर भाग जाता है। तो एक युवा के बारे में, युवा कौन, ठीक है, और राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका से पहले हम युवा कौन में समझाएंगे कि युवा, इस तरह चार्ट नहीं देंगे, इसमें लिखने का जो हम बताए हैं तरीका कि एक तरफ वो जो है सकारात्मक, ये चार्ट नहीं बनाना है निबंध में, पहले बता रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से है, और नकारात्मक। अब इसको बनाने में किसकी भूमिका रही, पेरेंट्स की। दोनों ही चीजों में शुरुआत में उसके जो शिक्षक हुए अभिभावक, माता पिता, और प्लस प्रारंभिक शिक्षक, स्कूली शिक्षक, विद्यालयी शिक्षक। अब यहां से तय होगा कि जो स्टूडेंट है वो बनेगा या बिगड़ेगा। अब कितने लोगों को यह सुविधा मिल पाती है, शिक्षा? कितने लोग बिना शिक्षा प्राप्त कर किए, प्रतिभावान होते हुए भी उनको शिक्षा नहीं मिलती अभावों के कारण, तो क्या हो जाता है, हमारी प्रतिभा बर्बाद हो जाती है। तो ये सब जाएगा। जैसे अब देखो, इस लेख में हम जो सकारात्मक उठाएंगे ना वो एक पक्ष हो जाएगा, और जो हम नकारात्मक ले जाएंगे ना वो हमारा आगे का ऐसे लंबा ले जाएगा। जब हम नकारात्मक चीजों को डाल देंगे, अगला जो पैराग्राफ जाएगा, हम इस नकारात्मक युवाओं को कैसे सही दिशा में लाएं, ये आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, क्या है भाई युवा, मतलब अब इसमें क्या करेंगे, क्या, हाँ डाल सकते हैं, दे सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे को कैसे ले जा रहे हैं। हाँ एकदम देना जरूरी है, आप दे दीजिए उसको, आपसे बिना मांगा भी नहीं हो तो आप उसको दीजिए, क्योंकि आप उसकी भूमिका पर चर्चा कर रही हैं। और उसकी भूमिका कैसी हो सकती है, हीरो के रूप में, विलेन के रूप में। तो जब विलेन के रूप में हमने उसकी भूमिका पर चर्चा की तो हमको उसका समाधान भी देना चाहिए कि आखिर हम राष्ट्र निर्माण में कैसे इस चीज को डील करेंगे। तो जो हमारा सकारात्मक युवा है, कोशिश पॉइंट से बचिएगा, निबंध में पॉइंट में नहीं डालना चाहिए। निबंध में आप एरो करके हल्का फुल्का बता दीजिए, बेरोजगारी के स्वरूप तो डाल दिया उतना, लेकिन अपने बातों को कोशिश कीजिए ना कि पैराग्राफ में लेते चले जाएं। ठीक है, जहां जरूरत पड़ जाए वहीं पॉइंट में डालना है। सकारात्मक भूमिका में क्या लिखना है कि जो युवा होता है वो हमारे देश का सबसे अहम हिस्सा होता है। काहे भाई, क्यों होता है अहम हिस्सा? क्योंकि वही एक ऐसा वर्ग है जिसमें जोश के साथ साथ होश भी है, और अपने इसी जोशीले अंदाज में वो और अपने होश में रहने के कारण वो बड़े बड़े रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य करने में सक्षम है। आप देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा कि आज का युवा कल का नेता है। जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो किसको बुलाया, युवाओं को, क्या हो। ठीक है, तो सकारात्मक भूमिका में एक युवा क्या कर रहा है, आज देश की सेना में जो अग्निवीर है वो कौन है, बूढ़ा है, अधेड़ है, युवा है। कौन रक्षा कर रहा है देश की सीमा पर, युवा। समझा, बूढ़े जाके लड़ेंगे, चीन से पाकिस्तान से युद्ध होगा, बूढ़े लड़ेंगे, हमारा युवा लड़ेगा। आज देश की रक्षा कौन कर रहा है,
आज गलवान में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? देश का युवा। ठीक है, देश के युवा में वो ताकत है कि वो हमारे देश की रक्षा भी कर रहा है, और अभियंता के रूप में, IITian इंजीनियर्स, चिकित्सक के रूप में MBBS करने के बाद, ठीक है, एक युवा पुलिस वाले के रूप में, युवा का मतलब युवक और युवतियां दोनों, ठीक है, उसके रूप में हम उसकी सकारात्मक भूमिका को कहीं भी देखते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में चले जाइए, सबसे ज्यादा कौन मिलेगा आपको? युवा मिलेगा। ठीक, नए नए जो इनोवेशंस होते हैं वो कौन करता है? ज्यादातर युवा करता है। उसमें हमारा राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण असल अर्थों में राष्ट्र निर्माण है कि हम अपने देश को राष्ट्र बनाएं और उसको ना वैश्विक रूप में पहचान दिलवाएं। उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो साझा सोच है, साझा विचारधारा, जो हमारे एक समान विरासत है, इसको हम आगे ले जाए सकारात्मक तरीके से, और उसको वैश्विक स्तर पर क्या दिलवाएं? पहचान, कि हाँ, भारत भी कोई राष्ट्र है जिसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो इसके लिए इसकी भूमिका हो गई। लेकिन अगर जब हम नकारात्मक में आएंगे, आप देखोगे कि नेता जो है हमारे युवाओं का कॉलेजों में गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको गलत बातें सिखाते हैं। कई बार वो बमबाजी, छुरीबाजी, चाकूबाजी, इन सब में फंस जाते हैं। ठीक है, और वो अपने कैरियर को खुद ही क्या कर लेते हैं? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो एक गरीब जो अपने दिक्कतों में आगे बढ़कर के IPS बन गया, और एक गरीब कहा कि हम गरीब इसलिए हम आतंकवादी बन जाते हैं। तो दोनों उदाहरण हम लोग के सामने हैं कि पुलिस ने, आप देखिएगा कि उत्तराखंड की पहली महिला DGP थी, कोई समथिंग भट्टाचार्य, अभी दिमाग से मेरा उतर रहा है। उन दो बहनें, जिसमें से एक उड़ान सीरियल में आई थी, एक बहन उड़ान सीरियल की मुख्य हीरोइन थी, और दूसरी जो थी वो उत्तराखंड की पहली महिला DGP बनी। दोनों के पिता को चंडीगढ़ में या कहीं पुलिस वालों ने पीट दिया था। ठीक है, दो रास्ते थे। आपके पिता को अगर पुलिस ने पीट दिया तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप चाहें तो आगे बढ़कर के पुलिस वाले को गोली मार दें, मेरे बाप पर हाथ उठाया, नहीं छोड़ेंगे, तू कुछ भी हो, नहीं छोड़ेंगे। दूसरा रास्ता क्या था? एक उड़ान सीरियल की नायिका बन गई और दूसरी जो है IPS बनी, शायद कविता भट्टाचार्य समथिंग कुछ नाम था। और आगे चल के जब उनसे पूछा गया किस चीज ने आपको प्रेरणा दी, आप दोनों बहनों को, कहा कि जब हम लोग छोटे थे ना, तुम्हारे पापा को पुलिस वालों ने बेइज्जत किया था। सीधे नहीं बोल पाई कि पीटा था, कोई भी बच्चा नहीं ऐसे बोल पाएगा, बताया कैसे हुआ था। और आज हम क्या हैं? उत्तराखंड की पहली महिला DGP। हमने अपने बदले को इस तरह चुकाया। युवा की सकारात्मक भूमिका। नकारात्मक होने से बचाने के लिए कई चीजें हमारे युवाओं को नकारात्मक करती हैं। बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिला, युवा कुंठित हो जाता है और वो गलत रास्ते की ओर बढ़ चलता है। तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका में हम दिखा देंगे कि उनके नकारात्मक भूमिका क्यों। कल भी हम लोग चर्चा किए थे ना, कल टॉपिक क्या था? बेरोजगारी, है ना। यहां पर भी वो बेरोजगारी किसके लिए? युवा के लिए। क्या करना होगा? सरकारी प्रयास कि हमारा युवा कुंठित ना हो। हमें वैसे ही शिक्षा प्रणाली, ठीक है, हमें अर्थव्यवस्था को ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा युवा भटके नहीं। रोजगार के साधन डेवलप करने होंगे और जनसंख्या वृद्धि दर पर क्या करना पड़ेगा? जो कोई अब अपने आप नियंत्रण में आ गया। 2.1 हमारा जो प्रतिस्थापन दर है वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब बहुत ज्यादा तो 150 करोड़ तक जाने के बाद हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थिर, और धीरे धीरे फिर क्या होगी? वो पीछे की ओर आएगी। तो इस मामले में हमको अब उसको मानव संसाधन बनाने पर बल देना चाहिए। 500 शब्दों में ये ऐसे पार करने लगेगा। आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट 2 लाइन 3 लाइन बताते गए और आप बढ़ते चले गए। समझिएगा, हम जो ऐसे अगर आप हमारा फॉलो कीजिएगा तो 1500-2000 शब्द में चला जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि ये बेहद आसान चीज है, ये कठिन चीज नहीं है। हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आप उस तरीके को क्या कीजिएगा? फॉलो कर लीजिएगा कि क्या है। इस अगर हम ऐसे ले जाएं ऐसे को, तो आप सबसे पहले उसकी भूमिका बांध दीजिए। भूमिका माने युवाओं की भूमिका नहीं कर रहे हैं, ये हो गया ऐसे की शुरुआत। शुरुआत में हम क्या कर देंगे? हम जो भी टॉपिक है ना उसको खोल देंगे। टॉपिक में अगर 4 चीज सेंट्रिक है, राष्ट्र, राष्ट्र निर्माण, युवा, युवा की भूमिका, आप इसी के इर्द गिर्द रहिए।
आप देखेंगे कि आपने एक अच्छा एसे लिख दिया। अब उसका परिचय में हमने क्या दे दिया? हमने परिचय में दे दिया राष्ट्र, हमने परिचय में दे दिया राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र का निर्माण, इसमें जो जो चुनौतियां हैं, मान लो कि हमारी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हम बहुत सारे लोग जो हैं क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने लगते हैं, भाषा के नाम पर एक दूसरे से मार करने लगते हैं, जाति और धर्म के नाम पर हम बंट जाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? चुनौतियां। इन सबको दूर करना ही क्या है? राष्ट्र का निर्माण करना। सिंपल, इससे ज्यादा मत कुछ लिखिए, क्या जरूरत है? क्योंकि ज्यादा लंबा कीजिएगा ना, वो बोर होने लगेगा, वो देखेगा वाह 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 लिखता रहेगा। आप इसको फॉलो कीजिए पैटर्न को। राष्ट्रमान, युवा, युवा कौन और युवा की भूमिका। ठीक है, टॉपिक क्या था? राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका। हमने 1 2 3 4, और इसको बहुत नहीं परेशान होना है। आप जरूरी नहीं कि जो डेफिनेशन हम दिए आप वही दीजिए, आप उसको चेंज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी भाषा में बोलिए। हाँ, दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन वो उसमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्या अच्छा रहेगा? हेडिंग दे भी दीजिए। मान लीजिए कि अगर वो दे कि 400 शब्दों में ऐसे लिखो, तो इन सबसे बचिए फिर। ठीक है, फिर फ्लो में जाइए। ठीक है, अगर हेडिंग देखो जहां पर 1000 शब्द 1500 शब्द में लिखना है, 2000 शब्द में लिखना है, या शब्द सीमा नहीं है, तो आप वहां पर आराम से खेल सकते हैं। मान लीजिए कि आ गया कि 400 शब्द में लिखिए, 300 शब्द में लिखिए, तो हमारा हमेशा रहेगा कि मन में सोच लेना कि अगर मान लीजिए कि फॉर ए चेंज इस बार आ जाए कि 400 शब्दों में निबंध लिखिए, हर हालत में इन चारों की जो भूमिका है आपको 50 शब्दों में क्या कर देना है? राष्ट्र एक वह समुदाय जिसकी एक समान विचारधारा हो, ठीक है, एक साझा विरासत हो, जो विशिष्ट भूभाग में रहता हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। खत्म। राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र के निर्माण में जो चुनौतियां होती हैं, जैसे क्षेत्रवाद, जातीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, इन चुनौतियों से पार पाना ही राष्ट्र का निर्माण होता है। खत्म। युवा, जो बचपन लड़कपन से, बचपन लिख दो, लड़कपन लिख दो, ठीक है, से लेकर के जब वो धीमा धीमा, जैसे उन्होंने कहा रंजन जी ने कि परिपक्व सोच की ओर जब वो बढ़ता है, उस पूरी अवस्था को, जिसे कि हम कह सकते हैं कि 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच की अवस्था युवा, खत्म कर दिया। युवा की भूमिका, आइए अब हम देखते हैं युवा की भूमिका, जो कि सकारात्मक भी हो सकती है, जो कि नकारात्मक भी हो सकती है। हो गया 50 शब्द में क्या? हाँ हाँ करते जाइए, दो दो लाइन लिखते जाइए। जैसे कि 2 लाइन लिखा फिर नीचे, फिर 2 लाइन लिखा फिर नीचे, ठीक है, वैसे ही करते करते, ताकि उसको एक स्पष्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ 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 ये दिखाते जा रहा है। और कोशिश ये भी कर सकते हैं 1 2 3 नहीं, ऐसे ऐसे। हम अक्सर इस चीज को करते हैं, ऐसे ऐसे करके। हम डबल एरो वाला आदत है हमको बचपन से, और ये कारगर है। ठीक है, वो नहीं, मतलब मार्क्स खराब नहीं आता, इसका मतलब क्या होता है कि कारगर है, वरना वो तोड़ दिए होते अब तक हमको। हम आईएएस में जो जनरल कैटेगरी को 4 मेंस होता था, उस समय जनरल कैटेगरी को 4 अटेम्प्ट था, तो हम 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में मेंस, तो हर बार ऐसे में हमको बहुत अच्छा मार्क्स आया। अंतिम बार हम इतना प्रयोग कर दिए, अंतिम अटेम्प्ट होने का जो प्रेशर था, कि वो मार्क्स हमारा डबल डिजिट में आ गया। 200 में 97 फिर भी खराब 200 में नहीं था, लेकिन उसके पहले 120, 110, 122, और जिस साल 120 आया था आईएएस इंडिया टॉपर को 105 आया था। तो बाकी चीज़ों में वो हमसे बहुत आगे थे, जिसके कारण वो रैंक 1 थे। लेकिन कम से कम वो सुकून था हमारे दिल में, आज भी है, कि कम से कम टॉपर से हम 15 नंबर ज़्यादा लेकर आए थे। और कई लोग, कई हमारे परिचित 150, 160 इस टाइप से नंबर लेके आए थे। होता है, तो जो भी था, धीरे धीरे सोच और विकसित हो जाती है। वो एक बच्चे का ऐसे था, हम बच्चा थे, और तब हम लिखे एकदम अपियरिंग में जा करके, तो उतना मार्क्स आया। ठीक है, तो लगता है कि नहीं, उसी टाइप से लिखना चाहिए, और उसी चीज़ को हम बढ़ा देते हैं हमेशा। इसको लिखा युवा की भूमिका, और यहां पर क्या हुआ, आपने इसको सकारात्मक, देखना बहुत लोग सकारात्मक कर देते हैं, नहीं, ठीक है, और नकारात्मक नहीं 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 नहीं, बचिएगा बचिएगा। ये हम फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, इसको मत कर देना, वहां फ्लो चार्ट मत बनाइएगा। हम फिर बोल रहे हैं, ऐसे में फ्लो चार्ट से, डायग्राम से क्या करना है,
बचना है। अपना साहित्यिक प्रतिभा दिखाइए, लिखने की क्षमता। अरे वो सब लेख में, जीएस एस में नहीं होता है, वो सब आंसर राइटिंग में होता है। क्या नहीं, फैक्चुअल डाटा से बचना रहता है ऐसे में। कॉन्सेप्चुअल डाटा, कॉन्सेप्चुअल स्टाइल ज़्यादा रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट, जैसे हम देखें, हम 18 से 40 वर्ष की अवस्था से थोड़ा बचे। हम क्या लिखें कि जब लड़कपन समाप्त हो रहा हो और थोड़ी सी मैच्योरिटी, जो परिपक्वता या प्रौढ़ता जो थोड़ी सी धीमे धीमे से लेकिन आ रही हो उस, हाँ तो ठीक है, तो वो हो गया, वो पहले युवा हो गया, ठीक है ना। मान लो कि जीवन के तंगियों ने उसको पहले युवा बना दिया, उसको समय से पहले ही प्रौढ़ बना दिया, समय से पहले ही परिपक्व बना दिया। और कोई लोग 60 साल की उम्र में भी बच्चे बने रहते हैं, उम्र 55 की और दिल 55 का। हाँ प्री मैच्योर, तो ठीक है, होता है ऐसा कि उम्र हो गई, एकदम एजेड हो गए हैं और अभी तक बुद्धि बच्चे वाली है। बोलिए। हाँ दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं कि उस युवा के सामने जो था बिगड़ने के और बनने के चांस थे, लेकिन उस युवा ने अपनी सकारात्मक जो सोच को दिखाया और वो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में बढ़ा। अब समस्या युवाओं की भूमिका में एक बड़ी समस्या क्या हो गई है, सकारात्मक युवाओं के साथ भी हमारे युवाओं में माने दिक्कतें क्या हैं। हमेशा देखो, दो चीजें युवा को, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि हमारे युवा ही आज जो है इंजीनियर्स के रूप में इनोवेशन कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हवाई जहाज, जो भी हो रहा है। भाई इसरो में कौन है, युवा वैज्ञानिक है, कर रहे हैं ना काम अपना, कर ही रहा है। आज युवा चिकित्सक हैं, आप देखिए जाके पूरे कोरोना काल में संभाल दिए। आज बॉर्डर पर कौन लड़ रहा है, अग्निवीर कौन है, युवा है। तो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, संरचना का क्षेत्र हो और संरचना निर्माण इंजीनियर, या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो और युवा शिक्षक। आज जो आईएएस आईपीएस पीसीएस या जो जॉब में जो युवा जा रहे हैं वो कौन है, आप सुनते हैं 32 साल 35 साल 37 साल के बाद आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, तो कौन बन रहा है, युवा ही बन रहा है। शुरुआत तो युवा के रूप में कर रहा है, तो वो उसकी सकारात्मक भूमिका। लेकिन सकारात्मक भूमिका में भी एक चीज क्या आ जा रही है कि लोग केवल अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है नौकरी पाना, हमें हर महीने पैसा मिले, हम अपने में रह गए, हम भाड़ में जाए राष्ट्र। याद रखना टॉपिक क्या है, राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका। तो एक लाइन हम ये भी जोड़ेंगे उसमें कि आज कई युवा निजी स्वार्थ से परिचालित होते हैं। उनको लगता है कि मेरी नौकरी लग जाए और हम आराम से रहें। जिस दिन मतदान का दिन होता है, लोकतंत्र हमारा जो महान राष्ट्रीय पर्व वोट देने का, उस दिन वो पिकनिक मनाने चले जाते हैं। उस दिन वो दिन भर लैपटॉप खोल के फिल्में देखते रहते हैं और उस दिन की छुट्टी को वो राष्ट्रीय छुट्टी के दिन में मनाने लगते हैं। जबकि एक युवा को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि कोई गलत उम्मीदवार जो है वो चयनित होकर के हमारे सिस्टम में ना आ जाए। इस तरह की चीज़ों को भी लिखिएगा, समझ आया। इसका मतलब क्या होता है कि जो निबंध पढ़ने वाला सोचेगा कि यार लिखने वाले ने या लिखने वाली ने तो सारे आयाम खोलकर रख दिए। इससे एक तो जाएगा कि आप संवेदनशील हैं, आपको हर मुद्दे की क्या है समझ है, ठीक है, और भाषाई पकड़ कैसी है, इसके भाषा की शुद्धता जो है वो कितनी है, इस पर ही वो आपको मार्क्स देगा। ठीक, अब सोचो फाइट 2016 में और फाइट 2023 में कितना साल हो गया, 7 साल। 7 साल में गंगा में बहुत पानी बह चुका है, ठीक। और आप 2016 से तुलना कीजिएगा 2023 की, तो फिर वही लाइन, गंगा में बहुत पानी बह करके चला गया है बंगाल की खाड़ी में। इसलिए उससे आज की तुलना, उससे सिर्फ एक सीख लीजिए, सबक लीजिए कि हमारे स्टेपिंग स्टोन है और यहां बढ़िए। तो जो जितना अच्छा सोच के, उलझन में नहीं, पहले ही अपने कुछ टॉपिक, जैसे कल हम बेरोजगारी करवाए हैं, आप बेरोजगारी पर काम कर लिए, आप राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका पर आ जाइए, अपने सोच को एक सटीक कर लीजिए और इस पर क्या कीजिए, एक निबंध अपने से क्या कर लीजिए, लिख डालिए। जहां उलझन आए उस पर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर आगे बात कर लेंगे, क्योंकि रट्टा रटोवल से काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी घुमाएगा वहां हो जाएंगे। अब सर देवेंद्र नाम बताया आपने, नाम क्या बताया था आपने, अच्छा सात्विक, हाँ तो अच्छा नाम है। और इन्होंने कहा था अमृत महोत्सव पर लिखवाने के लिए, तो उस पर भी हम क्या करेंगे, आगे किसी क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और बाकी था कि ये वाला कर लीजिएगा,
इसका जो निष्कर्ष जाएगा इस एसे में कि जो युवा होता है ना, वो किसी भी राष्ट्र का सबसे अहम हिस्सा होता है। ठीक, किसी भी राष्ट्र की जो संरचना होती है, राष्ट्र की संरचना, वो इसी युवा पर टिकी होती है। क्यों भाई, क्यों टिकी होती है इसी युवा पर? क्योंकि यही युवा अपने सृजन से, अपनी सकारात्मक दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा किसमें होती है? युवा में, से ले करके राष्ट्र को आगे ले जाता है और उसे एक वैश्विक पहचान दिलाता है। इसलिए हम सभी का, खुद युवाओं की भी भूमिका, अपने प्रति सरकार की भूमिका और अभिभावकों की भूमिका भी इसको लेकर के संवेदनशील होनी चाहिए और हमें इनके मुद्दे को लेकर के भी संवेदनशील होना चाहिए। कोई अगर बिगड़ रहा है तो उसको प्यार से समझाओ। हमारे न्यायिक प्रणाली भी क्या है? रिफॉर्मेटिव है, क्योंकि युवा हमारा ना संसाधन है, उसको बर्बाद होते नहीं देख सकते, उसको कुंठित नहीं होने दें, तभी जो है वो संभल पाएगा और आगे बढ़ेगा। तो जीवन में हमेशा युवाओं को ये भी सीख मिल जानी चाहिए हमारी शैक्षणिक प्रणाली में कि देखो, असफलता जो है भविष्य की सफलता के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करती है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ, सफल इंसान, जो पहले असफल नहीं हुआ। मान लो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते कहीं हिट कर जाए टीचर के रूप में, पहले हम यूपीएससी में असफल हुए हैं, लेकिन हम यहाँ हिम्मत हारे, हम अपने गांव जाके बैठ के रोने लगे, कहीं जॉब करने लगे बैठ करके? नहीं, हमने सोचा कि हम जिन कमियों के कारण चयनित नहीं हुए, आओ हम उन छात्रों को बताते हैं कि हमें वो क्या कमियां थी जो आपको दूर करनी चाहिए, कि आप आगे चल के अपने गलतियों से सीखेंगे। इससे अच्छा है कि आप हमारी गलतियों से सीख लो। बहुत लोग तंज कसते हैं कि खुद तो हुआ नहीं, दूसरों को बनाने चला है। हाँ बिल्कुल, चाणक्य कहते हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि अपने गलतियों से सीखने की बजाय दूसरे की गलतियों से सीखो। आप आईएएस टॉप जो किए हो ना, इंडिया के रैंक 1, उनको इसी प्लेटफॉर्म पर ले आइए, हम चैलेंज करते हैं, और हमको भी रखिए एक फेल्योर उनकी नज़रों में, और कहिए कि एक छात्र को अच्छे से समझा दो, तुम भी समझाओ और हम भी समझाते हैं, और उसके बाद सामने के छात्र इस बात को तय करें कि अच्छे से किसने समझा दिया। आप सफल हो गए, आपको पता ही चला सफलता क्या चीज होती है, और हम असफल हो गए, हम उस दंश को झेले हैं, और हम जानते हैं कि किन कमियों के कारण हम असफल हुए, और उनको बता करके हम आपको उन कमियों को होने से रोक सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो सिलेक्टेड हो जाए वो एक अच्छा टीचर भी हो, और जरूरी नहीं कि जो असफल हो जाए वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। क्या चंद्रगुप्त मौर्य की बजाय चाणक्य नहीं राजा बन सकते थे? क्यों नहीं बन गए? क्योंकि उनको एक युवा की जरूरत थी, क्योंकि एक युवा ही जो है राष्ट्र निर्माण कर सकता, साम्राज्य का निर्माण कर सकता अपने जोश से। डाल दिया इसको, लास्ट में डाल दिया कि चाणक्य खुद नहीं कर सकते थे, क्या कर लेता चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उनको भी एक चीज की जरूरत पड़ी, एक युवा की, और उस युवा ने देखो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य बना दिया। तो डायरेक्शन दिया गुरु, और युवा ने पानी में आग लगा दिया। कहां आग लगा दिया? पानी में। ठीक है, तो कहिएगा साइंटिफिकली तो ये प्रूव्ड नहीं है। अरे भैया, साहित्यिक रूप से ये प्रूव्ड है। एक युवा पानी में आग लगा सकता है, तो ठीक है, असंभव को क्या कर सकता है? संभव। उसके लिए भी उसको एक अच्छे मार्गदर्शक, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो उसके शिक्षक हो, की जरूरत पड़ती है। आप सोचो कि जब आप ऐसे एंड करेंगे अपने एसे को, कितना ज्यादा गया है? कुछ नहीं गया है। आप सोचिए, अगर आप इसको बहुत ज्यादा उलझाव के रूप में सोचिएगा तो फंस जाइएगा। छोटा छोटा 3-4 लाइन का पैराग्राफ, बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं करना है। हम सारी स्टोरी सुनाएं और सब लगे उसको लाइन दर लाइन लिखने, नहीं हो पाएगा। हमारे ना मर्म को पकड़िए, हमारे भावार्थ को पकड़िए, इसको संक्षेपण कीजिए, इसका संक्षेपण कीजिए कि कैसे इन्होंने इतना बोला, इसको हम क्या कर देते हैं? कट शॉर्ट। क्या करें? आगे करे कि ब्याज रोक दें, क्योंकि 11:30 रोक देते हैं। हाँ ऐसे, हाँ लगभग ऐसे जो है ये, हम इसको आगे और ले जाएंगे। कल चूंकि 8:50 में हम कोशिश करेंगे कि हम आ जाएंगे, और जो ये है संधि, ठीक है, आपका जो है मेरे दिमाग में आ गया है। हम पहले नहीं बोले थे, बोले रहते तो हम पक्का हम उस पर हाँ बहुत पहले आप कभी बोले होंगे वैसे, हाँ, कि हम करा देंगे टाइप में। हाँ 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 हाँ
अच्छा उसमें था ना, हम नहीं बोले होंगे, नहीं तो हाँ इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि नहीं तो हम ये करते। तो वही हम कहे, हमको लगा कि आप बोल रहे हैं कि आपने बोला था, नहीं हम करा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल करा देंगे। तो हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, वो भी करा। देखो जो जो चीज़ें आपके ये में हैं हम सबको एक एक करके देखते जा रहे हैं। और ठीक है, हाँ एक तो निबंध थोड़ा थोड़ा करके करा दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको कितना निबंध देता है, 3 रहता है ना, 3 में कितना लिखना रहता है, 1। कल हम लोग बेरोजगारी पर थोड़ा काम किए हैं, आ गया ना। आज हम लोग राष्ट्र निर्माण में युवा की भूमिका पर काम किए हैं। मान लो 3 में से कोई एक ही आ जाए तो कम से कम अब आप सहज स्थिति में हैं। आपके पास एक है ना आइडिया कि उन्होंने क्या बोला। और याद रखना कि क्लास में कही गई बातें जो है ना यहां पर गूंजते रहती हैं, उस आदमी ने क्या कहा था, ठीक है। और ऐसे लिखने से पहले अपने रफ कॉपी में ना आप एक परफॉर्मा 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में जरूर बना लीजिएगा। हम कैसे ले जाएंगे इसको, तुरंत लिखने मत लगिएगा, नहीं तो भड़ा जाएगा। क्योंकि फिर गलती काटने के लिए मौका वहां प्रत लेखन में पुनश्च नहीं मिलेगा नीचे में, ठीक है, कि छूट गया, वहां पर चौपट हो जाएगा आपका। तो वो चीज रखिएगा दिमाग में, ठीक है। परफॉर्मा बना लिया पूरा, उसके बाद लिखते गए, तब देखना कि आपको नया नया आइडिया आता जाएगा। आप उसमें छोटा सा उदाहरण भी कोई डाल सकते हैं कि वो बिगड़ने का चांस था, कुंठित होने का चांस था अरुणिमा सिन्हा के पास पैर कटने के बाद। उसके बाद लड़की हिमालय पर चढ़ गई, ठीक है। एक बैडमिंटन प्लेयर है, नाम अभी हम भूल रहे हैं, पैर कटने के बाद फिर बैडमिंटन खेली, अभी भी खेल रही है वो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, अवनी लखेरा नहीं, वो तो पैरालंपिक्स। एक है पैर पूरा कट गया है उनका, तो रेस को कंप्लीट कर गया। हाँ ये सब ये ऐसे ऐसे आए हैं, ठीक, शायद हाँ इसी तरह से कुछ नाम है। हाँ हाँ बिल्कुल, बोले तो सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका जैसे कि कौशल निर्माण हो गया, तो सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, अग्निवीर वाला कि एक कम समय में आपको हटा करके बाकी लोगों को, वो भी ठीक है। जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, मान लीजिए कि उनमें से कुछ ही को हम परमानेंट नौकरी दे पाते ना, बाकी तो बाहर ही हो जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हुआ कि सबको कुछ कुछ को 4 साल के लिए सबको मिल गया, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। और उस हिसाब से सबको खड़ा होने का एक मिला, और 25% को परमानेंट मिल गया, ठीक है। तो ये उसमें ना सकारात्मकता ढूंढिए, हर चीज में नकारात्मक आलोचना करने की जरूरत नहीं है। तो सरकारी प्रयास को भी आप दिखाइए, पेरेंट्स को भी बताइए, और खुद युवाओं को भी अपने अंदर प्रेरणा लानी चाहिए। आपका रूममेट है कोई कुंठित हो गया है तो उसके लिए प्रेरणा बनो, उसको और नकारात्मक करके बर्बाद मत करो कि हम अपना एक बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान क्या है ना, जितना बांटेंगे उतना ही फैलेगा। सूरज सबको रोशनी देता है, क्या है, खुद जलता है। तो वही बनिए, कोई लकीर खींचे उसको काटो मत, उससे बड़ी लकीर खींच दो सकारात्मक, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, खुद में सुधार करते जाना है। आपकी लड़ाई ताज जिंदगी खुद से रहेगी, आप जितना अच्छा करेंगे आप सुधार ले जाएंगे। तो ये कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो बोले थे थानाध्यक्ष वाला जो पत्र लेखन एक कराएंगे, एक प्रधानाचार्य के लिए छुट्टी का, लगभग वैसे रहता है, मजमून बता देंगे, 3-4 और इंपॉर्टेंट एसेज। अब वो अमृत महोत्सव बोलते हैं तो करा देंगे। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, ये सब ठीक, जैसे राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका, यही सब टाइप का एसे आएगा, ठीक है। जो कोरोना में अर्थव्यवस्था, ऑलरेडी उस पर बहुत सारा काम हो चुका है, तो यही सब टाइप का। तो एक तो बेरोजगारी हो जाए, युवा की भूमिका हो गया, तो ये सब आप पकड़िएगा तो आपको जो है कोई रोक नहीं सकता है। राष्ट्र, हाँ वो हो जाएगा, उसका शिक्षा की भूमिका। तो शिक्षा की भूमिका ना लगभग ऐसे ही जाती है। शिक्षा किसको, बच्चे को, वही बच्चा युवा बनता है, वही आगे चलकर नागरिक बनता है। तो लगभग आप इसी तरह ले जाइएगा, और उसमें क्या हो जाएगा कि आप हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। बाकी मजमून यही रहेगा। और आप यकीन मानिएगा कि अगर आप इस तरह ऐसे लिखते हैं ना, इंग्लिश हो या हिंदी, आपको ना बेहतरीन मार्क्स मिलेगा, ठीक। हर आयाम को छूना, आयाम को छूना, कई सारे ऐसे ऐसे रहते हैं जिसमें हम पहले भी बताए थे पहली क्लास में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ठीक है, सांस्कृतिक। धार्मिक सांस्कृतिक एक में कर सकते हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, कई आयाम है। आयाम है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सब पहलू पर सोच लेना। महिला, पुरुष, ठीक है, गरीब, अमीर,
भाई युवा में कई ऐसे युवा हैं प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको पढ़ने का पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए भी हमें क्या करना है, सोचना है। इसी के लिए सरकारी प्रयास, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। फिर जो लोग गरीब रहे, ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ गए, किसी से भीख मांगने से बढ़िया स्वाभिमानी होना, ठीक है। कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक, गरीब थे, देखो इबारत लिख दी है नई कहानी। तो बहुत सारे लोग थे, शेरशाह सूरी के पिता उन पर ध्यान नहीं देते थे, शिवाजी के पिता उन पर ध्यान नहीं देते थे, और दोनों ने पिता के रहते हुए भी दोनों पिता के बिना अनाथ थे, ठीक। लेकिन उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में देश के इतिहास को लिख दिया अपने अपने कालखंड में। तो ये होता है डिपेंड आपकी सोच पर। आप सकारात्मक हैं, अच्छा होगा। अगर आप अपनी असफलता से नकारात्मक हो गए तो आपका और बुरा होता चला जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर करके आज क्या करते हैं, इसको क्लास को समाप्त करते हैं। और कल आगे करा देंगे हम, अभी नहीं, टाइम दे दोगे? हाँ, वैसे नहीं होता, जैसे ऐसे होता है ना कि राष्ट्र निर्माण में अध्यापक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, छात्र और राजनीति हम एक दिन लिखवाए थे ना, बताए थे? नहीं, अच्छा वो तो हम अपने वाले में कराए थे, बीपीएससी में कराए थे। जब जरूरत हो तब, नहीं तो उससे बचना चाहिए। छोटे वाले ऐसे में अगर हो तो एक फ्लो में लिख दीजिए, पैराग्राफ में स्पष्ट हो जाना चाहिए। जैसे मान लो कि हेडिंग देके आप समझाए ना, अगर आपके पास शब्द सीमा है तो आप हेडिंग को हटा करके उस पैराग्राफ में ही कीवर्ड को एकदम ऐसा डाल दीजिए, और उसको ना आप चाहें तो वहां पर अंडरलाइन कर दीजिए अपने कीवर्ड को। आप जैसे हेडिंग दिए ना, मान लो हेडिंग नहीं दिया तो क्या किया कि जब पैराग्राफ लिखा तो जिसको आप हेडिंग देना चाहते थे ना, जिस कीवर्ड को, आप उसको उसी कलर वाले पेन से क्या किया, एक लाइन खींच दिया, उसका चला गया कि अच्छा इस पैराग्राफ का कीवर्ड क्या है, ये वाला कोई चीज है, ठीक है, उसको बस कर दिया। वैसे करके बढ़ जाइएगा। हाँ ठीक है। अब हाँ, G20 पे आ सकता है, G20 इस साल हो रहा है और G20 पर आ सकता है कि हो सकता, करा देंगे वो सब। कुछ कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आपको हम इतना करा देंगे अभी कि 3 में से 1 ऐसे आप एकदम सहज भाव से लिख देंगे, इतना याद रखिएगा। पत्र लेखन एकदम सहज भाव से लिखिएगा। संक्षेपण का जो तरीका बताया, ना हो सके वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, वो पकड़ लीजिएगा, आप आ जाएगा। सेंस प्रिवेल करना है, कंटेंट कुछ भी हो तो आपको वहां दिए रहेगा, आपको केवल सेंस पकड़ना, मर्म पकड़ लेना है उसका, और उसके बाद रह जाएगा ग्रामर पोर्शन, है ना। समास हम अच्छे से समझा दिए हैं, 6 प्रकार का समास है, देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद जो संधि है, भावार्थ वाला भी संक्षेपण टाइप का होता है, उसका भाव पकड़ना रहता है, और वो, और जो संधि, इसके अलावा हम एक करा रहे थे, एक वीडियो डाले थे, कई शब्दों का एक शब्द, उसको कंटिन्यू करा देंगे, वो हो जाएगा। वाक्य की अशुद्धियां, विलोम वाला, ये सब कुछ करा देंगे। संज्ञा सुना पढ़ा, क्या दिया है सिलेबस में, है वो, हाँ करा देंगे। हाँ करा देंगे, हाँ ठीक है, वो है मेरे पास है, मेरे पास है, ठीक है ना। ये देखो, निबंध लेखन हो रहा है, पत्र लेखन हो रहा है, संक्षेपण हम एकदम ठीक ठाक एक तरीका देकर समझा दिए हैं। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश बहुत आसान होता है, उसको सिंपल लिखा रहता है, इससे आसान ये, अगर ये कोई नहीं कर पाएगा ना तो आप बिल्कुल बनने लायक नहीं है, ठीक है। वाक्य विन्यास ये करा देंगे। शुद्ध वर्तनीति, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ये कराते जा रहे हैं। समानार्थी शब्द, विलोम शब्द करा देंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डाले हुए थे, वो अच्छा ठीक ठाक वायरल भी हो रहा है। मुहावरे, हाँ यूट्यूब पर डाले हुए हैं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां, व्याकरण जो है ये वाला, इसमें समास करा दिए हैं, एक संधि, उपसर्ग प्रत्यय एक बार हम शुरू में बताए थे, ठीक। अच्छा ठीक है, उसको हम करा देंगे। तो शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, वाच्य, एक एक करके इन सबको अब हम अगले 2 सप्ताह में क्या कराते हैं, कराते जाएंगे, कुछ 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 करके टॉपिक, ठीक है। क्या क्या करें, तो रोज टाइम वो हाँ क्या, हाँ करा देंगे, वो करा देंगे। थाना प्रभारी पर संपादक को नहीं कराएंगे, हाँ क्या, हाँ उसी में से
एकदम उसी में से लिखना है उसके। हाँ मतलब नहीं नहीं, वर्ड, हाँ वर्ड वही रहना चाहिए लगभग, क्योंकि वही लिखा ही रहता है कि इस कारण ऐसा हुआ, उसको आप सीधे लिख दीजिए वहां पर, ठीक है, कि आप कितना पकड़े और कितना समझे, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, वो आप लिख सकते हैं। हम्म, 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 उस नहीं, उस टाइप से नहीं आएगा, साधारण रहेगा, आसान रहेगा, बहुत कठिन नहीं रहेगा, चिंता नहीं कीजिए। उनको भी पता है, हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, वो इसी हिसाब से करते हैं, कूल रहिएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब एक आप वो 10th लेवल का होता है, इसको कर दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, वो हो जाएगा, हम जो बता रहे हैं आप समझिए कि जैसे लेटर राइटिंग है, सब चीज़ जो हम बताएं